हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल का पहला चैप्टर मैथ का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। पहले जाने वास्तविक संख्याएं कहते किसको हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी परिभाषाओं को बताया था, एक बार पिछली वीडियो को देख भी लीजिएगा। आइए सीखते हैं क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं की संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों का संयुक्त रूप से हम लोग वर्णन करते हैं तो वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इनका भी भाग है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है ये चीज़ें तो पहले बता दिया गया है। परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका हो जाता है पूर्णांक संख्याएं और एक हो जाता है भिन्नात्मक संख्या। यानी दोनों के दोनों जो है परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। फिर पूर्णांक संख्याएं जो हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। इन तीनों को पूर्णांक संख्याओं में हम लोग शामिल करते हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे वो 0 हो। तो ये हमारा शार्ट डिस्क्रिप्शन था क्या वास्तविक संख्याओं को लेकर के, यानी निष्कर्ष स्वरूप परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए ये जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। मुख्य रूप से 2 चीज़ें पढ़ना है। क्या क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इन 2 चीज़ों का वर्णन हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ये ध्यान रहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों में अंतर है। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान होती है कि a बराबर BQ + R, जहाँ पे R का जो मान होता है वह 0 या 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा होता है। चलिए आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं क्या होता है, जहाँ पे सबका अपना अपना एक मतलब है। पहले एक भाग विधि से समझते हैं। भाग देना हम लोग सभी लोग जानते हैं। जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाज्य। जितनी बार भाग जाता है उसको कहते हैं भागफल, और जो बचता है उसको कहते हैं शेषफल। अगर भाज्य a हो, भाजक b हो, भागफल q हो और शेषफल r हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, इन दोनों का जब हम लोग गुणा कराते हैं और उसी में शेषफल को भी जोड़ लिया जाता है, तब जा कर के यह पूरा मान इसके बराबर हो जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से निष्कर्ष यह निकल सकता है कि भाज्य बराबर, निष्कर्ष निकला क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। इसी चीज़ को वहाँ पे ABCD की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, A = BQ + R। भाज्य को हम लोग क्या माने हैं, A। भाजक हमारा क्या है, B कितनी बार भाग जा रहा है, Q, और कितना रिमाइंडर बच रहा है, 0। हमेशा शेषफल जो होता है वो हमारा क्या होता है, भागफल से छोटा ही होता है। ये छोटा होगा हमेशा किससे, b से, और बड़ा होगा या बराबर होगा कितना के, 0 के। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। मतलब कि इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य तथ्य की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही सिद्ध है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। यानी प्रमेयिका एक ऐसा कथन होता है जिसको सिद्ध करने के लिए और किसी तथ्य की ज़रूरत नहीं होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं, लेमा कहते हैं। और इसकी हिस्ट्री जाने हम लोग तो
इस परिमाण की जानकारी जो है बहुत पहले समय से थी, परंतु इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो वैज्ञानिक यूक्लिड एलिमेंटल नामक पुस्तक में किया। इसीलिए उनके सम्मान में हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन के नाम से, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। यानी प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसको एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। आइए अब समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। तो यह जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि है। यानी कि एल्गोरिथम क्या है, एक विधि है, प्रोसेस है। जबकि जो प्रमेयिका है, जो लेमा है, वह क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ करने के लिए और किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों में यह अंतर है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक संख्याओं के बीच का महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की एक विधि है। हालांकि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका जो है वह केवल यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही प्रयोग किया गया है, परंतु इसे सभी पूर्णांकों के लिए लागू किया जा सकता है। जीरो को छोड़ करके सभी पूर्णांकों के लिए लागू किया जा सकता है। चलिए आइए समझते हैं क्या क्या हमारे स्टेप होते हैं इसमें। हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं दो धन पूर्णांक सी और डी है, तो जो बड़ी संख्या, तभी हम लोग उदाहरण के द्वारा भी पढ़ेंगे इसको, जो बड़ा होता है उसमें हमेशा छोटे वाले से भाग देते हैं। यानी पहला स्टेप हमारा ये होगा, सी और डी के लिए यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का जब प्रयोग करेंगे तो क्यू और आर ज्ञात करेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डी से भाग करेंगे, किस में, सी में। मान लेते हैं कि कितनी बार भाग जा रहा है, क्यू बार, और क्या बच रहा है, आर बच रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का जो मान होगा वह डी से छोटा होगा और जीरो से बड़ा या बराबर होगा। फिर इसके बाद से दोबारा हम लोग क्या करते हैं, अगर आर जो है आपका जीरो है तो डी पूर्णांक को सी और डी का एचसीएफ होगा। लेकिन अगर आर जीरो नहीं आया, यहाँ पे अगर शेषफल बच गया, अगर शेषफल नहीं बचा तब तो जिस मान पे कट गया वही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। लेकिन अगर जीरो नहीं हुआ तो इस प्रक्रिया को तब तक हम लोग जारी रखते हैं जब तक कि जीरो न आ जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक वांछित एचसीएफ होता है, आपका मौसा होता है। और इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मान लेते हैं कि एचसीएफ जो है, सी और डी का जो एचसीएफ है वह डी और आर के बराबर होता है। जहां हमारे संकेत जो हैं एचसीएफ सी डी का मतलब हो गया कि सी और डी के एचसीएफ। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इतना और इतना का एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, स्टेप वाइज इसको देखते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन छोटा और कौन बड़ा। तो हम लोग देख रहे हैं 12,576 जो है वो बड़ा है 4,052 के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4,052 से 12,576 में भाग करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्रोसेस हमारा क्या होगा, छोटे वाले में से बड़े वाले में भाग करेंगे। यानी कि 12,576 में भाग करेंगे। और यहाँ से जब भाग आप करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा और 3 बार भाग जाने के बाद 420 शेषफल बचेगा। बस ये आपको समझ और डिटेल में समझने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, ताकि ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम तरीका बता दे रहे हैं, आप रफ में कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पूरा प्रोसेस करने से, इसलिए मैं तरीका बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना है, जितनी बार भाग जाएगा और जो शेषफल बचेगा उसको नोट करने का तरीका ये होगा, जिसमें भाग देंगे उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, जिससे भाग देंगे उसके बाद जितनी बार भाग जाएगा, मतलब इन दोनों का गुणा करा के इसको जोड़ के इसके बराबर लिखेंगे। ये हमारा तरीका होगा लिखने का। तो ऐसा प्रक्रिया हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि यह जो है ये जीरो ना हो जाए। तो जिस वैल्यू पे, जिससे भाग देने पे जीरो होगा
वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो चलिए पहले स्टेप में 0 नहीं हुआ, कितना बच गया है, 420 बच गया है। तो इसको इसे लिख दिया जाएगा 12,576 बराबर 4052 गुणे 3 प्लस 420। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भूल जाएंगे, अब इसको ले लेंगे, इसमें भाग करेंगे और किससे भाग करेंगे, जो शेषफल आया था उसमें भाग करेंगे। तो शेषफल हमारा आया था कितना, 420, और 420 से भाग किया जाएगा। 420 से अब भाग करेंगे किस में, जो हमारा भाजक था, और वो था हमारा 4052। जब आप इसमें भाग करेंगे 4052 में जब भाग करेंगे तो फिर आपका 9 बार जाएगा, और इस स्थिति में 272 जो है शेषफल बचेगा। उस चीज़ को दूसरे स्टेप में लिख लिए, अभी भी 0 नहीं हुआ, 272 बचा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पुनः भाग करेंगे, 272 से किस में भाग करेंगे, 420 में भाग करेंगे। 272 से 420 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा। क्या रिमाइंडर बचेगा, 148। फिर अब 148 से भाग करेंगे कितने में, 272 में। 148 से जब 272 में भाग दिया जाएगा तब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और तब जो हमारा शेषफल बचेगा वो कितना, 124। अभी भी 0 नहीं आया। फिर अब 124 से किसने भाग करेंगे, 148 में। फिर 1 बार भाग जाएगा। फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, 124 से भाग करेंगे 148 में, फिर 1 बार भाग जाएगा, 24 बचेगा। फिर अभी भी नहीं कटा, 24 बच गया। तो फिर 24 से भाग करेंगे 124 में, फिर 5 बार जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर 4 से भाग करेंगे किसमें, 24 में। तो इस बार तो पूरा कट जाएगा 6 बार में, और अब शेषफल क्या बचा, 0 बचा। तो जिस मान पे 0 हो गया, जिससे भाग देने पे 0 हुआ है, तो किससे भाग देने पे 0 हुआ है, इस बार 4 से भाग देने पे 0 हुआ है, ठीक है। और किस में भाग दिया गया है, 24 में भाग दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब शेषफल प्राप्त हो गया तो इस कंडीशन में 24 और 4 को लेंगे, ठीक है। चूँकि हम लोग देखेंगे ये जो शेषफल प्राप्त हुआ है, इस स्थिति में जो भाजक है जिससे भाग किया गया वो 4 है, इसलिए जो 12,576 है और 4052, इन दोनों का जो HCF है वो कितना है, 4 है। और इसको लिखने के तरीके जो हैं वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 24 और 4 का HCF 124 और 24 के HCF, यानी जितना भी पेयर बना है सबका पेयर जो होगा वो इक्वल होगा। इन सभी का जो HCF जो है वो कितना है, 4 है। जितना भी था 148, 124, 124, 24, 24 या 4, इन सब का जो अगर हम लेंगे, सबका जो मौसा निकालेंगे तो सभी का मौसा कितना होगा, 4 होगा। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा 12,576 और 4052 का जो मौसा होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अगली टाइप का पढ़ते हैं। अब इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको दे देंगे वीडियो के लास्ट में, आप भी कोशिश करिएगा, सबको सॉल्व करिएगा। अब एक विधि और पढ़ लेते हैं हम लोग, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर HCF और LCM निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि 2 संख्याएं हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, एक है A और एक है B। तब हमको HCF बताना है और LCM बताना है। तो HCF का मतलब जो होगा, दोनों के फैक्टर करने के बाद जो दोनों में कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन होगा, वही हमारा HCF होगा। और कॉमन लेने के बाद भी जो बच जाएगा उन सबको लिखेंगे तो हमारा LCM हो जाएगा। यानी कि HCF के लिए संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। और LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं से संबंध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होगा वो हमारा LCM को शो करेगा। और दोनों में एक संबंध होता है, क्या होता है, 2 संख्याओं का मौसा गुणे 2 संख्याओं का लसा बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल के। यानी इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ से ट्रांसफ़र करके 4 फार्मूले अलग अलग बना सकते हैं। अगर LCM बताना होगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा बताना होगा तो लौसा भाग में आ जाएगा, मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र करके हम निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510, 92 का LCM और HCF ज्ञात करना है। NCERT का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 510 और 92 का हम लोग अभाज्य फैक्टर प्राप्त कर लेते हैं।
मतलब उससे छोटा फैक्टर ना हो सके। तो 510 का जब करेंगे फैक्टर लिख करके, इस तरीके से 510 का फैक्टर करना सभी लोग जान गए होंगे। इस तरीके से जब फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2, 3, 5 और 17 आएगा। और इसी तरीके से 92 का करेंगे तो 2, 2 और 23 आएगा। 2, 2 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, यानी 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो HCF के लिए हम लोग को क्या करना था, कॉमन लेना था, सबसे छोटी घात का गुणनफल कॉमन लेना था। तो 2 पे सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है, और दोनों में कॉमन है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 के अलावा और कुछ दोनों में कॉमन नहीं है। और उसमें भी सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है, तो 2 पे पावर 1 यानी कि 2। एक सीधे से लैंग्वेज में कह दिया जाए तो दोनों में जो मिलता जुलता रहेगा, कॉमन रहेगा, उसी को हम लोग मौसा कहेंगे। अब LCM की बात करें तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल यानी 2 है इसमें, 2 है इसमें, लेकिन 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 घात। तो हम लोग शामिल करेंगे 2 पे 2। फिर 3 है, 3 इसमें नहीं है, लेकिन 3 का सबसे अधिक घात कितना है, 1 है। फिर 5 का 1 है, 17 का 1 है, 23 का 1 है। महत्तम घात को लिख के गुणा कराते हैं, तब क्या मिलता है, LCM मिलता है। इन सब का गुणा करा लेंगे तो ये जो मिलेगा वो हमारा लॉसा मिलेगा। चलिए ये देख लेते हैं संबंध सही है कि नहीं। तो 2 संख्याएं हमारी दी हुई थी 510 और 92। तो 2 संख्याओं का गुणनफल इतना आया, ये हमारा लॉसा है और ये हमारा मौसा है। तो लॉसा और मौसा का गुणा कराएं और दोनों संख्याओं का गुणा कराएं, बराबर आना चाहिए। तो जब बराबर आ गया तो हमारा आंसर जो है वो सही है। हालांकि एग्ज़ाम में जब कहेगा कि दिखाइए तब जा कर के ये दोनों स्टेप करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे। सिंपल सा फैक्टर कर लेंगे दोनों का। अगर मौसा निकालना है तो सबसे कम घात वाले का को लिखेंगे, और अगर लौसा निकालना है तो सबसे अधिक घात वाले को निकालना है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा तरीका ये है कि दोनों में जो कॉमन रहेगा वो हमारा मौसा होगा, और कॉमन के बाद जो बचेगा उसको भी लिख के गुणा करा देंगे तो वो हमारा लौसा हो जाएगा। एक उदाहरण और देख ले रहे हैं 3 संख्याओं वाला। तो यहाँ पे जो है आपका 12, 15 और 21, इन तीनों का आपको LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सबका फैक्टर, 12 का, 15 का और 21 का। अब इन तीनों में जो है कॉमन पहले तो हम लेते हैं, क्या है, 2 है, बाकी सब में नहीं है। 2 का 2 तो तीनों में नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। 3 तीनों में है तो HCF जो होगा वो हमारा क्या होगा, 3 होगा। क्या कहें, तीनों में जो मिलता जुलता रहेगा वो हमारा HCF हो जाएगा। और HCF के बाद जो बचेगा, चलिए HCF को लिख लिए 3, क्या क्या बच रहा है, 2 पे 2 बच रहा है उसको भी लिख लेंगे, 5 बच रहा है उसको भी लिख लेंगे, 7 बच रहा है उसको भी लिख लेंगे। यानी HCF के बाद जो बच रहा होगा सबको लिख के गुणा करा देते हैं तो वो हमारा क्या जाता है, LCM आ जाता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि जो पिछली बार हम लोग पढ़े हैं 2 संख्याओं के लिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और लौसम मौसक के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन अगर 3 संख्या रहता है तो उस तीनों के लिए नियम लागू नहीं होता है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को आप वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट ले करके कर लीजिएगा। पहले दूसरे क्वेश्चन में हमारा जो है वो बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन है, और इसके बाद से तीसरे वाले में आपको क्या करना है, सब में आपको HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीज़न विधि द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन इस पे हैं, और बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो आपको लास्ट का आप सॉल्व कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 8वां क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 के लिए आपको अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार करना होगा। जल्द ही अगला वीडियो भी अपलोड किया जाएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 टाइप के क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन होगा। और ये इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपके एग्ज़ाम में हर साल आता है। तो इसके लिए आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और जितना भी दिया गया इन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।